नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। आपको पता है 1 फरवरी को नया बजट आया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो क्या है उसमें अहम बातें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मेन चीज़ों पर हम बात करेंगे और जो मुख्य योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ कितना फंड एलोकेट किया गया है, किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, वो सारी बातें हम करेंगे क्विकली। जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें ये चीजें काम आएंगी आपकी। तो शुरू करते हैं हम बजट का सेशन जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है, तो उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, जो आपको याद रखनी है, जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखो, पहली योजना है आपकी कृषि प्रधानमंत्री, कृषि से संबंधित है। पहली योजना कृषि से संबंधित है आपकी, पहली योजना कृषि से संबंधित है। क्या कह रही है ये? तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है। क्या है ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना? तो देखो यहां पे जो ये कृषि से संबंधित योजना है, ये कृषि से संबंधित योजना है। धन धान्य योजना किससे संबंधित योजना है? कृषि से संबंधित योजना है। किस बजट में अनाउंस हुई? तो 2025-26 के बजट में अनाउंस हुई। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि की उत्पादकता कम है। इस योजना के तहत किस पर फोकस किया जाएगा? 100, पूरे देश में 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा जहां पर कृषि की पैदावार कम है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। अब जब चुन लिया जाएगा 100 को चुन लिया जाएगा, तो फिर क्यों कम है वहां पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की, उस पर काम किया जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा इससे? वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, डायवर्सिटी लाना, और सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखना किन किन चीजों पर काम होगा इसके लिए, किन किन चीजों पर काम होगा। एक तो उत्पादकता बढ़ाने पर, एक तो उत्पादकता बढ़ाने पर, ठीक है, और उसके बाद विविधता लाने पर, विविधता लाने पर, ठीक है, उसके बाद सिंचाई पर काम होगा, सिंचाई पर काम होगा, और भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि पूरे देश में 100 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर कृषि की पैदावार कम होती है। अब ये पता लग जाएगा कि कृषि की पैदावार कम हो रही है यहां पे, तो फिर हम उसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे? उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उसमें डायवर्सिटी कैसे लाई जाए, विविधता कैसे लाई जाए, इरिगेशन कैसे अच्छा किया जाए, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज की जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। ये पॉइंट जरूरी है आपको। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मकसद कितने किसानों को लाभ पहुंचाने का है? तो 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। इसके दायरे में सभी प्रकार के किसान आ जाएंगे। ठीक है, कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। केसीसी कार्ड, जिसके तहत किसान को कर्ज दिया जाता था, केसीसी कार्ड की जो लिमिट थी अभी 3 लाख थी, इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है भाई, इसको अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देखें, दलहन में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास होगा। दलहन, दालों में आत्मनिर्भर, हम इंडिपेंडेंट बन जाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, आत्मनिर्भरता में, दलहन के में आत्मनिर्भरता में। तो इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। किस पे ध्यान दिया जाएगा? खाद्य तेलों के उत्पादन पे ध्यान दिया जाएगा। और सरकार 6 वर्ष का एक मिशन शुरू करेगी। सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 6 साल का एक मिशन लॉन्च करेगी, जिससे दलहन में आत्मनिर्भरता को हासिल हम कर सकें। और नेफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेफेड और एनसीसीएफ के
3 तरह की दालों की खरीद करेंगी। नेफेड और एनसीसीएफ 3 प्रकार की दालों को खरीदने का काम करेंगी। ठीक है, इन एजेंसियों में रजिस्टर्ड जो किसान हैं ये दालें खरीदी जाएंगी। इन एजेंसियों में जो रजिस्टर्ड किसान हैं उन किसानों से ये दालें खरीदने का काम नेफेड करेगी और एनसीसीएफ करेगी। ठीक है, तो दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए इतना प्रयास होगा। वहीं सब्जी, फल और पोषण, सब्जी, फल और पोषण, इसके लिए श्री अन्न योजना और फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें कृषि उपज संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक खास बात है इस बजट की, बिहार को बहुत कुछ मिला है। बिहार को बहुत कुछ मिला है इस बजट में, बिहार को बहुत कुछ मिला है इस बजट में। तो नीतीश कुमार तो खुश हो गए भाई, क्यों मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, नीतीश कुमार ने सरकार बनाने में मदद की है तो बजट में कुछ खास चीजें बिहार के लिए तो आनी थी। ठीक, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना याद है ना, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन ज्यादा करें और उसका प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दें, उसके प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दें, है ना। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। तो बिहार में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और क्या होगा कि किसानों से उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मखाने का उत्पादन करें और मखाने की प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करें। इसमें इन सारी चीजों में मखाना बोर्ड जो है उन किसानों की मदद करेगा। ठीक है भाई, बिहार में नया संस्थान बनाया जाएगा बिहार में नया संस्थान बनाया जाएगा। तो कौन सा, राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा बिहार में। और इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसको और मजबूत करने में मदद मिलेगी अगर नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यहां पे शुरू हो जाता है। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NFTI अगर शुरू हो जाता है तो क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी। ये बिहार के लिए है खास। ठीक है भाई, और देखो MSME को क्या क्या मिला, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME को क्या मिला, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 1 करोड़ है। इनकी संख्या कितनी है, 1 करोड़ है। इसमें इनकी संख्या 1 करोड़ है, इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। तो MSME की कुल संख्या कितनी है, लगभग 1 करोड़। और कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं काम के पर्पज से, तो 5.5 करोड़ से ज्यादा, है ना। यह भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। पूरी दुनिया में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है MSME, समझ रहे हैं। ये MSME 45% एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी रखते हैं। जो भारत से सामान का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसमें सिर्फ 45% हिस्सेदारी कंट्रीब्यूशन MSME रखते हैं। ठीक है, तो बहुत अहम योगदान है MSME का। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा और MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। निवेश इन्वेस्टमेंट भी 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा, है ना। वर्गीकरण के लिए टर्नओवर सीमा 2 गुनी कर दी जाएगी। टर्नओवर जो सीमा है, लिमिट है, वो 2 गुनी कर दी जाएगी। ठीक है भाई, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लाए जाएंगे। तो सूक्ष्म उद्योगों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे जिनकी सीमा 5 लाख रुपए होगी। KCC कार्ड की हमने बात की। किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट अभी 3 लाख रुपए थी, वो बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। वो कितनी कर दी गई है दोस्त, 5 लाख कर दी गई है। टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। टर्म लोन यानी कि 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा। पहली बार जो स्टार्टअप कर रहे हैं, पहली बार जो उद्यमी बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, उनको 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा।
बहुत बड़ी बात है ये। इसके दायरे में 5 लाख महिलाएं और SC ST कम्युनिटी के लोग आएंगे। इसके दायरे में कौन आएगा? तो महिलाएं आएंगी, विमेन आएंगी और SC ST कम्युनिटी के लोग आएंगे। ध्यान रखना, टर्म लोन कितना? 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। आगे देखें, ये जो बजट आया है 2025-26 का, 2025-26 का जो बजट आया है बेटा, ये किन मेन पॉइंट्स पर फोकस कर रहा है? तो विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये बजट है। विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये बजट है। समग्र विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये बजट है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये बजट है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये बजट है। घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए ये बजट है और मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बजट है। ये 5 बिंदु हैं जिन पर ये बजट फोकस कर रहा है। अब फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। जो फुटवियर का क्षेत्र है, लेदर का क्षेत्र है, उनके लिए फोकस्ड प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। अब इसमें क्या होगा? इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। 22 लाख लोग, 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इससे अगर ये काम पूरा होता है तो लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्लीन टेक विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा। नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान करने के लिए लेदर फुटवियर और लेदर उत्पादों को भी समर्थन मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के ध्यान रखना है, जो फुटवियर इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, लेदर के क्षेत्र हैं, उनके लिए ये प्रयास मददगार साबित होगा। यहाँ पे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने का उम्मीद है। तो ये फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के जरिए। ठीक है भाई। महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन है। ये हमने बात कर ली कि जो भी नए उद्यमी होंगे, नए स्टार्टअप शुरू करेंगे, उनको 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा, है ना। SC ST महिलाओं के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसमें अगले 5 सालों में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अटल थिंकरिंग लैब, अटल थिंकरिंग लैब, अटल थिंकरिंग लैब ATL लैब बनाई जाएंगी। कम से कम कितने? स्कूल, सरकारी स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 लैब बनाई जाएंगी। सोचिए, 50,000 अटल थिंकरिंग लैब का निर्माण होगा सरकारी स्कूलों में, जिससे बच्चों को मौका मिलेगा कि वो इनोवेशन की तरफ काम कर सकें, इनोवेशन को कुछ इनोवेटिव कर सकें, नवाचार की ओर बढ़े वो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। इससे क्या होगा? भारतीय भाषाओं में एजुकेशन मिलने लगे हर जगह, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो कौन सा आयोग शुरू किया जाएगा? योजना भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी ताकि भारतीय भाषाओं में शिक्षण मिल सके अच्छे से। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो परेशान ना हो, भारतीय भाषाओं में मिलेगा शिक्षण। ठीक, स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे स्किलिंग के लिए, यानी कि लोगों को स्किल सिखाने के लिए, है ना, लोगों को स्किल सिखाने के लिए, कौशल सिखाने के लिए ऐसे 5 संस्थानों की स्थापना होगी। यह मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य के तहत होगा। तो ऐसे 5 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, ऐसे 5 इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिनसे स्किल पर फोकस किया जाएगा, है ना, और उनका नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान। ठीक है, IIT में भी क्षमता विकास और IIT पटना को फायदा होगा। क्या? IIT में जितनी सीट है, IIT में अभी जितनी सीट है तो उसमें सीट और बढ़ाई जाएंगी। तो पिछले 10 सालों में IIT में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1,30,000 हो गई है। पिछले 10 सालों में IIT में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 65,000 से इंक्रीज होकर 1,30,000 हो गई है।
तो 6500 और छात्रों को प्रवेश देने और उनके छात्रावास बनाने के लिए मदद दी जाएगी। आईआईटी पटना में बुनियादी ढांचे को विस्तार दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में 10,000 एक्स्ट्रा सीट बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं तो सब में ऑन एवरेज लगभग 10,000 सीट्स भारत में इंक्रीज की जाएंगी मेडिकल साइंस में, तो जिससे एमबीबीएस में और बच्चे एडमिशन ले सकें। इस सभी जिला अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल होंगे वहां पे डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे सभी सरकारी अस्पतालों में। तो 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाने की उम्मीद है। ऐसे 200 सेंटर बनाने की उम्मीद है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा कदम है ये बहुत अच्छा कदम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी एक योजना आएगी। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं उनके लिए भी एक योजना आएगी, है ना। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा और उन्हें ई श्रम कार्ड मुहैया कराया जाएगा। ई श्रम कार्ड मुहैया करा जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड योजना का ऐलान। स्टार्टअप जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंड ऑफ फंड्स योजना, फंड्स ऑफ फंड स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड योजना की शुरुआत निर्मला सीतारमण ने कर दी है। ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके लिए ध्यान रखें। अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो 10,000 करोड़ का जो फंड बनाया गया है उससे इन स्टार्टअप को फायदा पहुंचेगा। वहीं 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। नई उड़ान योजना शुरू की जा रही है। तो 25-26 पेश कर रहा है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले 10 सालों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद करने के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी। और यहां ध्यान रखेंगे कि बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो उसके लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब ध्यान रखें, सरकार सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्य खनन संस्थानों के माध्यम से लघु खनिजों को भी प्रोत्साहित करेगी। क्लियर। आगे देखें, 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। यह अहम है मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, साल की 12 लाख तक है, तो 0% टैक्स। 0% टैक्स। अब टैक्स तो लगेगा क्योंकि स्लैब में तो आ रहे हैं। अब इस वीक में बिल भी आ जाएगा पार्लियामेंट में नए टैक्स स्लैब को लेकर, तो टैक्स तो अप्लाई होगा, लेकिन वो रिबेट हो जाएगा, वापस हो जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी, उससे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां देखें, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% करने का ऐलान। ध्यान रखना, इंश्योरेंस सेक्टर है जो इंडिया में, तो अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में 75% एफडीआई अलाउ था। 75% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति थी कि बाहर के लोग आकर इंडिया के बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो कोटा रखा गया है वो 75% का है, उसके आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये कोटा पूरा 100% कर दिया गया है, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में, भारत में बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। अब खूब विदेशों से लोग आएं और भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। इसके अलावा 36 ऐसी दवाइयां हैं जो जिन्हें जीवन रक्षक दवाइयां कह रहे हैं, जैसे कि कैंसर के उपचार के लिए काम आती हैं, तो इन दवाइयों पर अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इन दवाइयों पर जो शुल्क है, सीमा शुल्क, वो नहीं लगेगा। तो फायदा किसको होगा कि जो पेशेंट हैं कैंसर के, उन्हें सस्ती दवाइयां अवेलेबल हो पाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा कदम है कि जो बाहर से हम दवाइयां मंगा रहे हैं उन पर हम अपने देश में आने के लिए उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, सीमा शुल्क लगाते थे, तो वो दवाइयां और महंगी हो जाती थी। अब 36 ऐसी दवाइयां सिलेक्ट की गई हैं जो जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, तो उन दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी है, सीमा शुल्क बिल्कुल खत्म कर दिया है ना। अब नहीं लगेगा तो दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 4 साल करने का बजट प्रस्ताव दिया है। तो जो आयकर रिटर्न भरते थे, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल था, अब 4 साल कर दिया है। 4 साल के अंदर अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, तो ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप भर सकते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। कौन सा मिशन आया है नया? परमाणु ऊर्जा मिशन। ध्यान रखेंगे, कौन सा? परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन कितने फंड के साथ इस मिशन को लॉन्च किया है? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ के फंड के साथ ये निवेश किया गया है। ये काम करेगा परमाणु ऊर्जा के लिए, ठीक है। अब जहाज विनिर्माण के लिए कलपुर्जों पर सीमा शुल्क की छूट 10 साल और बढ़ाई गई है। जहाज निर्माण करने के लिए जो भी सामान लगता था, जहाज का निर्माण करने में जो भी कलपुर्जे लगते थे, सामान लगता था, तो उन पर सीमा शुल्क 10 साल के लिए और फ्री कर दिया गया है। सीमा शुल्क जो है 10 साल के लिए और फ्री कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा, भारत में जहाज निर्माण करने की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो वो आगे चलकर एक हब बन जाएंगी और हम अपने यहां बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ चीजें सस्ती तभी होंगी ना, जब उन जहाज निर्माण में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। अब मंगाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सीमा शुल्क भी लग जाता है, बॉर्डर पे टैक्स भी लग जाता है, तो उससे वो सामान और महंगा हो जाता है। जब किसी प्रोडक्ट में कॉस्टिंग बनाने में जो कीमत है वो ही ज्यादा लग जाए, लागत मूल्य बहुत आ जाए, तो वो जहाज भी बहुत पैसे का बनेगा, उसकी प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब सीमा शुल्क अभी फ्री था 10 साल के लिए और इसको फ्री कर दिया है, सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का बजट 9% बढ़ा दिया है। सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का जो बजट है वो 9% और इंक्रीज कर दिया है, ठीक। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण मंत्रालय को कितना ये या ध्यान रखना आवंटित किया है। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 2024-25 का बजट था, 2024-25 का जो बजट था और अब 2025-26 का जो बजट है, इसमें जो पर्यावरण मंत्रालय को पैसा मिला, पर्यावरण मंत्रालय को जो पैसा मिला उससे 9% इंक्रीज होकर इसमें अगले साल यानी कि 2025-26 के बजट में मिला है, 25-26 के बजट में मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये हमने डिस्कस किया बजट, ये हमने क्या डिस्कस किया, बजट। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक बार फिर बता देता हूं मैं, ध्यान रखेंगे। जो योजनाओं की बात की है, जो योजनाओं की बात की है इस बजट में, वो आपको तैयार रखना है। और जो आंकड़े बताए गए हैं, आंकड़े बताए गए हैं यानी कि इस योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है, तो वो आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा जो कितने समय समय सीमा में काम करना बताया गया है, यानी कि आने वाले 5 साल में या आने वाले 1 साल में ये बजट इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जो एलोकेशन है आपको, एलोकेशन यानी कि किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है,
ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ये रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बिना इसके बेटा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।